जैसा कि आप सबको मालूम है, 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का 10 तारीख को मतदान होना है। हमारे प्रत्याशी और वर्तमान के विधायक आदरणीय पंकज सिंह जी आपके प्रत्याशी हैं। उसी प्रत्याशी कमान है जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहप्रभारी हैं, जिन्होंने संगठन की दृष्टि से पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर इतनी मजबूती से कार्य किया है। प्रत्याशियों के रूप में साफ छवि के प्रत्याशी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में देने का काम अगर किसी शख्स का है और भूमिका उसमें है तो हमारे बीच में उपस्थित करनाल से सांसद आदरणीय संजय भाटिया जी की है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे इस मार्केट के और जिनके कुंडली आपकी है शॉप मेरे चेयरमैन रामोकाश अरे नरेश जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो केवल आपसे बातचीत करने के लिए आया था। लगातार मैं पिछले 3.5-4 महीने से लगातार वेस्टर्न यूपी में बना हुआ हूँ। मैंने लगभग सारा क्षेत्र 3 बार मैं पूरा घूम चुका हूँ, हर विधानसभा। यहाँ भी पहले विधानसभा की मंडलों की बैठकों में और जिले की बैठकों में यहाँ पर होके गया मैं। आज फिर मेरे को यहाँ पर अवसर मिला कि मैं आपके बीच में आ सकूँ। आज जितने भी की वोटर्स थे, प्रोमिनेंट समाज के लोग थे, कुछ उद्योगपति थे, कुछ अपने श्रमिक भाई थे, उनके बीच में अभी डॉक्टर्स के बीच में जाना है। ये जो अपने मझोले दुकानदार जो बहुत मेहनत करके जिन्होंने अपने जीवन को बनाया, और खाली जीवन को नहीं बनाया, नोएडा को बनाने वाले भी आप लोग मेरे सामने बैठे हो। और यहाँ पर आप बैठे हो, आपने इस मीटिंग के अंदर पहले ही भाजपा का चुनाव चिन्ह वाली टोपी और पटका पहनकर, मुझे लगता है कि आने से पहले ही आपने आशीर्वाद हमें दिया। उसका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग ऐसे, मैं भी मध्यम परिवार से आता हूँ। छोटी मेरी फर्नीचर की दुकान थी, वहीं से मैंने काम शुरू किया, इंडस्ट्री भी लगाई, सारा कुछ किया। तो मैं समझ सकता हूँ, आपके मन की बात भी समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या बात चलती है कि पूरा जीवन बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे बढ़े, पूरा जीवन उसी संघर्ष और जद्दोजहद में निकलता है। और उस थोड़ी सी व्यवहार के अंदर कठिनाइयां आते हुए भी, दिक्कत आते हुए भी, मैं समझता हूँ कि शायद अगर किसी जमात के अंदर सबसे ज्यादा देशभक्ति कोई होगी, देश के प्रति प्यार होगा, तो मैं समझता हूँ ये जो जमात मेरे सामने बैठी है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा। आप सब लोग क्रांता बाबर के साथ आए थे और आप देखोगे 1000 साल हमारा हिंदुस्तान गुलाम रह गया। एक कंपनी आई थी अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी, 200-250 साल वो राज करके चले गए। आगे कई बार मैं सोचता हूँ कि हम लोग किस मामले में दुनिया में किसी से कम है। आज जितने सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, माइंड, जिसमें माइंड का काम है, दिमाग का काम है, सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में अगर अच्छे और माइंडेड बच्चे माने जाते होंगे तो हिंदुस्तान के माने जाते हैं। बहादुर अगर कोई दिलेरी की बात आती है जो माने जाते, क्योंकि हमने, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया। जितनी दिलेरी हमारे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान से बाहर रहकर भी हिंदुस्तान की फौज तैयार कर दी, ये उदाहरण बहुत कम किसी देश के अंदर नहीं है। और ऋषि मुनियों की जो भावनाएं, जो संस्कार और जो विचार हम लोगों के अंदर है, आज भी मैं देखता हूँ एक दादा के परिवार बढ़ जाता है, 100 बच्चे हो जाते हैं, वो आपस में ज्वाइंट फैमिली की तरह एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। इतना स्नेह भी दुनिया के किसी देश के अंदर नहीं मिला। सारी बात छोड़ो, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन, एक बार शादी हुई, 7 फेरे हुए तो 50 साल 60 साल तक जीवन पर्यंत जब तक सांस चलता है तब तक वो रिश्ता चलता है। तो बच्चों के प्रति सब कुछ आदमी अपने आप को बेच देता है। आप एक टाइम की रोटी भी नहीं खाता। इतना स्नेह और प्यार दुनिया के किसी अन्य देश में आपको नहीं मिलेगा जो हिंदुस्तान के अंदर ही मिलेगा। इतने सब गुणों के होते हुए भी हम इतना टाइम पराधीन रहे, गुलाम रहे। तो मैंने सारा सोचा, विचार किया, तो चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जो हम अलग अलग समाजों में बंट जाते हैं ना, बरादरियों में बंट जाते हैं, अलग अलग पंथ में बंट जाते हैं, अलग अलग जो हमारी पूजा पद्धति है उसमें बंट जाते हैं, उस वजह से हम कमजोर हुए। तो ये कमजोरी हमारे जीवन में दोबारा न आए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, ऐसा नहीं कि आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई,
मझोले दुकानदार होंगे, छोटे दुकानदार होंगे, रेहड़ी पटरी वाले होंगे, सबको रोज की रोज फेस करनी पड़ती है। लेकिन आप एक बात मानेंगे, इन परेशानियों के बावजूद भी जब से योगी जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो डिफरेंस साफ नजर आता है। चाहे आदमी कितना भी करोड़पति हो, एक तरह से जिंदा अपने आप को जला हुआ महसूस करता है कि मेरी बेटी का अपमान हो गया और मैं कुछ नहीं करके पा रहा। इस तरह गुंडा राज का खात्मा योगी जी ने किया और आपके आशीर्वाद से किया। मैं समझता हूँ कि वो गुंडा राज दोबारा ना आए। हम अपने डिफरेंसेस के कारण, अपनी नाराजगियों के कारण हम किसी भी तरह से इस सरकार को कमजोर ना करें, क्योंकि जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने कहा तो इस देश की छवि ऐसी होती थी कि हिंदुस्तान के लोग, भैया 2 मिनट शांत हो जाओ, पापा का ये चुनाव मान लिया ना, या इसमें आपने ये चुनाव खाली पंकज जी का मान लिया और विरोध का मान लिया, तो शायद हम वो विषय को समझ नहीं पाए। हमें जो चीज समझनी है, क्योंकि हम वो लोग बैठे की वोट पे बैठे हैं जो 500-500 हजार वोटों पे असर डालने का भाव अगर हमारे मन में आ गया तो हम भाव वो आज पूरे उत्तर प्रदेश के इस तरह के व्यापारियों का एक खेत है। आपकी जितनी 2 बातें अगर एक वीडियो पे वायरल हो गई तो आप ये देखो कितने हजार लोगों के ऊपर असर करेंगे। केवल मूल भाव समझने का है, ये कोई औपचारिकता नहीं आए, फोटो शूट हुआ, 4 जगह पॉपुलेट पकड़ा दी, वो भाव नहीं है। हमारा भाव केवल है कि हमारा मकसद क्या है इस चुनाव के अंदर। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की गाड़ी पटरी पे आ रही है। जिस तरह हिंदुस्तान को पूरी दुनिया की नजर में नीची नजर करके देखा जाता, कहते थे कि भैया ये तो कुछ नहीं है, यहाँ तो करप्ट कंट्री है, जो भी पॉलिटिशियन बनते हैं देश को खाने के लिए बनते हैं। तो मोदी जी के आने के बाद वो छवि कम से कम हमारे देश की अच्छी बनी। ये बोलते थे कि गरीब देश है, भिखमंगों का देश है, कटोरा लेके कर्जा लेने के लिए दूसरे देशों में जाना। आज उस देश में, आज उस हिंदुस्तान ने अमेरिका जैसे उस देश को भी फेल कर दिया। 100 साल हमारे बच्चे भी जो नए नए स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले थे वो भी कहते थे कि यूएस 100 साल हमारे से आगे है। उस 100 साल की कहानी सुन लो आप। अभी कोरोना हुआ, सारी दुनिया में हुआ, एक बराबर हुआ, हमारे लोगों को भी हुआ, उनको भी हुआ। सरकारें सारी हिल गई, पैसे की कमी होगी, रिवेन्यू लॉस हो गया, इकोनॉमी बिल्कुल नीचे खड्डे में चली गई। हमारी भी गई, दूसरे देशों की भी गई। आज जो बहुत ज्यादा पैसे में हिंदुस्तान से आगे है, अमेरिका जैसा देश, उसने भी अपनी कोरोना वैक्सीन का एक डोज जो बाजू में हमने भी लगवाया होगा 3,500 रुपए में बेचा। 3,500 रुपए अपने नागरिक, जहाँ कहते हैं कि बच्चा एक बार अमेरिका में पैदा हो जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके जन्म से लेकर उसके मरने तक अस्पताल का इलाज भी अमेरिका की सरकार करती है। मैंने तो अपने परिवारों में यही सुना था। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरी बुआ की दोती, मेरी भांजी यहाँ पर आई, वो हैरान हो रही, वो मान नहीं रही थी, वो मानी नहीं। वो कहती कि ये आपने सारे लोगों को फ्री वैक्सीन लगा दी। उसको अचंभा हो रहा था। मैं कहा इतनी बड़ी बात क्या होगी? कहते आपको नहीं पता इतनी बड़ी बात होगी। अमेरिका में हमें डोज 3,500 रुपए की मिली है। ये मेरी खुद की भांजी मुझे बता रही है जो यूएसए के अंदर रहती है। और हमने, हमारे मोदी जी ने यहाँ पर वो वैक्सीन फ्री में लगा दी और हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी। अखिलेश जैसे, केजरीवाल जैसे, ममता जैसे, राहुल गांधी जैसे लोग मजाक उड़ाते थे, कहते ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये तो सांप्रदायिक वैक्सीन है। और यहाँ पर उस वैक्सीन को अपमान सह कर दी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने। चाहते थे लोग पत्थर भी मार देते थे, कहते हमने नहीं लगाना। इस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ। लेकिन मोदी जी जागरूक करते रहे निरंतर। और आज 150 करोड़ की जनसंख्या को, 150 करोड़ अपने भाई बहनों को, उस 150 करोड़ के अंदर को ये देखा गया ये कौन सी जाति का है, कौन से पंथ का है, कौन से धर्म का, क्या देखा गया? उन 150 करोड़ लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानकर मोदी जी ने वो वैक्सीन लगवाई। और आज अगर पूरी दुनिया के अगर नुकसान का आकलन किया जाए, जान माल का किया जाए, इतनी बड़ी आबादी का हिंदुस्तान, पहली बात तो 150 करोड़ तक कोई पहुंचा ही नहीं। चाइना भी नहीं पहुंचा 150 करोड़ वैक्सीन तक। एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ वैक्सीन का रिकॉर्ड भी किसी ने बन नहीं किया, नजदीक भी नहीं है। और जो देशों की आबादी सिर्फ 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ है, आज वो अपने इतनी आगे एडवांस कंट्री थी। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। और जिस तरह मान सम्मान मोदी जी ने देश का पूरी दुनिया में बढ़ा दिया, नहीं तो यही पाकिस्तान था, यही चाइना था, यही अमेरिका था, ये रशिया था, अपनी टर्म डिक्टेट करते थे।
आज हिंदुस्तान अपनी टर्म क्रिकेट करता है, इतना ताकतवर बना दिया। और योगी जी ने तो आपके नोएडा के साथ जुड़ाव है उनका। यहाँ कोई मुख्यमंत्री आता था क्या योगी जी से पहले? लोग कहते थे जो आएगा वो हट जाएगा।